हेलो दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 है। तो पार्ट 1, 2, 3 हमने आधा चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बस एक ही दो टॉपिक्स अब रह रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे इसी पार्ट में हम अपना पूरा टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट कर देंगे। तो हमने जो सेल वॉल पढ़ा था उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आपका जो इसके अंदर एक मिनट, सेल वॉल आपका यहाँ था। देखिए, मैंने आपको बस यहाँ ये बताया था कि जो प्लांट सेल, मैंने बताया था कि प्लांट सेल जो होते हैं उनके पास कुछ लिविंग सेल्स होते हैं और ज़्यादातर डेड सेल होते हैं, यही बताया था। बट इसमें ये वाला पॉइंट जो था ये वाला बताना भूल गई थी। तो मैं इसमें ये था कि इसमें हमें ये इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा था कि जो लिविंग सेल्स होती हैं ये वाला प्रोसेस वही करती है, सिर्फ जो डेड सेल होती है वो ये वाला प्रोसेस नहीं करती, एब्जॉर्ब वाटर ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस जो है आपका, इसमें हमने देखो यहाँ तो आपको यही बताया जा रहा है। यहाँ जो एक्टिविटी थी हमारी ऊपर एक क्या कहते हैं ओनियन वाली, उसी पे कहा गया है कि उसके डिसलाइक जो हमें पिक्चर दी गई थी उसी की तरीके से जो हमें दिख रहा था वही हमारा न्यूक्लियस था। तो उसी चीज़ को वो बता रहा है। बट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियर जो है आपका, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है। ठीक है, वो कैसे, देखो आपका ये सेल है, सेल की यहाँ ये जो न्यूक्लियर है, ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर गिवन है, एक मिनट। तो जैसे कि आपके पास ये डायग्राम है, ये पूरा ऐसे सर्कल न्यूक्लियस है, इसके बीच में सेंटर है। ठीक है, बीच में लोकेट है। हमारा न्यूक्लियस हमेशा बीच में ही होता है। तो मैं इसका क्वेश्चन, तो देखो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये डबल लेयर की है, एक ये रही। ठीक है, तो दो लेयर है, तो ये आउटर लेयर होती है और ये इनर लेयर होती है। ठीक है, ये तो हम सभी को पता ही है। और इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर जो होता है वो उसके पास वो मेम्ब्रेन में पोर्स भी होते हैं बीच बीच में। जैसे कि अब मैं सीधा न्यूक्लियर का पिक्चर बना रही हूँ, उसमें तो ऐसे बीच में सेंटर में लोकेट होता है, तो वो डिटेल में नहीं। अब से मैं न्यूक्लियस को निकाल के उसका डायग्राम बनाऊँगी। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर का डायग्राम बनता कैसे। तो इसमें हम पहले एक सर्कल बनाएंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी के पास पोर्स होते हैं, वो पोर्स कहलाते हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर्स करते हैं मटेरियल को इनसाइड न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल को जाने को और बाहर जाने की मदद करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने के। तो ये पोर्स कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो देखो, तो ये डायग्राम इस तरीके से बना दिया है हमने। तो ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, एक मिनट। तो ये वाली जो है ये लेयर पूरी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और फिर ये जो बीच बीच में ऐसे गैप है, ये आपका न्यूक्लियर पोर है। किसे कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, जिसके बीच में सब्सटेंस अंदर और बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको बताया जा रहा है इसमें कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्मा है, ठीक है, जो पोर्स है बीच में, वो मदद करता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बीच के मटेरियल को बाहर और अंदर जाने में। ठीक है, और आगे है कि द न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, आगे है कि ओनली व्हेन द सेल इज अमाउंट टू डिवाइड, क्रोमोजोम कंटेन प्रीफॉर्म फोर inherited of characters from parents to next generation in the form of DNA। यानी कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेल डिवीज़न जब होता है तब वो क्रोमोजोम क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, वो रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोजोम होता है
वो हम कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचती है। वो किस फॉर्म में जाती है? वो डीएनए की फॉर्म में जाती है, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास डीएनए और प्रोटीन से वो बने होते हैं, और डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। तो डीएनए मदद करता है कि इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक भेजने का। और जो फंक्शनली सेगमेंट ऑफ डीएनए आर जीन्स, यानी कि हर तरफ जो होते हैं जीन्स नहीं पाए जाते, कुछ जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो सही होती हैं और वहाँ जीन्स पाए जाते हैं उस डीएनए के पास। ठीक है, इन आ सेल्स विच नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट क्रोमेटिन मटेरियल। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ क्रोमेटिन मटेरियल होता है वहाँ। तो जैसे कि आपका यहाँ जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, यही है क्रोमेटिन मटेरियल जो हमने अभी बताया था कि ये क्रोमोसोम है। ठीक है, वही क्रोमोसोम आपका, तो यही क्रोमोसोम जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वही आपका क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जब उसको बोलते हैं जब उसमें कोई सेल डिवीज़न ना हो रहा हो। जब सेल डिवीज़न होने लगता है तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और जो इसके अंदर ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है? ये RNA है, यानी आपका DNA है ये। ठीक है, फिर आगे है इसके अंदर आपका, एक मिनट, इसके बाद इसमें है आपका कि इन आ सेल विच इज़ नॉट डिवीज़न, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए एक पार्ट है क्रोमेटिन मटेरियल का, और क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है ना, वो ऐसे 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 तो मुड़ा हुआ था, वो एक कैसा शेप था? एक थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन कैसा दिखता है? जब वो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर जैसा ऐसा ऐसा रहता है। अब जब सेल डिवीज़न होने लगता है, सेल डिवीज़न हमारा लास्ट टॉपिक है वो, तो जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो जब सेल डिवीज़न होता है तो तब वो कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है? एक रोड स्ट्रक्चर, यानी जब वो क्रोमोसोम बनता है तो एक रोड स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि वे सेल अमाउंट ऑफ डिवीज़न। देखो आपको ये बताया जाए, डिवीज़न होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। द न्यूक्लियस प्रिवेंट सेंट्रोलोर सेल्यूलोज प्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल इज डिवाइड परफॉर्म टू न्यू सेल्स, यानी कि ये क्या करता है? क्रोमोसोम जो नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। और जो न्यूक्लियस है वो हर सेंट्रल मतलब लोकेट होता है, वो सेलुलर जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें प्ले करता है न्यूक्लियस। इट ऑल्सो प्ले ये एक पार्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेली का, जिसमें हमें मदद करता है हर जो भी हम रोज डेली सेलुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उन सभी में ये हमें बताता है। न्यूक्लियस हमें क्या करता है? वो उस चीज़ को बताता है कैसे करना है, हमारी हेल्प करता है। इन सम ऑर्गेनेली लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल may be probably defined due to the absence of a nuclear membrane। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है। अनडेफिनाइट न्यूक्लियर रीजन, ये क्या होते हैं? न्यूक्लियर ओनली, ये कैसे इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस एसिड होती है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाइड। द सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो कैसे सेल्स कहलाते हैं? वो होते हैं प्रोक्रिएटिव सेल्स। प्रोमिस प्रिमिटिव यानी पुराने तरीके के सेल्स, और क्रिएटिव मतलब क्रोन, क्रोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, पुराने तरीके के जो न्यूक्लियस होते हैं वैसे। तो इसमें क्या होता है? प्रोक्रिएटिव में इसमें जो होता है सेल के पास जो बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है उसके जो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ऐसे बिखरा हुआ रहता है उसमें न्यूक्लियोलाइड, ठीक है। और जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म विच with cells
हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड न्यूक्लियोकेटिव। तो क्रिएटिव क्या है, ये इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और प्रोकेटिव सेल्स आपको जैसे कि फिगर में भी दिखा रखा है, यहाँ ऊपर इसकी फिगर थी ये वाली। तो इस फिगर में हमें बता रखा है कि देखो ये आपका न्यूक्लियाइड है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है आपके बुक में, ये न्यूक्लियाइड है जो फैला हुआ है, इसके आसपास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब आता है उसके बाद हमारा कि ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में कौन आते हैं, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, और कुछ जो यूनियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी आते हैं। बस लाइक जो बैक्टीरिया है वो नहीं आता यूकैरियोटिक में, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेली आर ऑल्सो परफॉर्म बाय फ्लोली organisms part of the cytoplasma, ठीक है। The chlorophyll is photosynthetic prokaryotic bacteria। ओके, तो हमें पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, वो सेल्स जो पुरानी सेल्स होती हैं पुराने तरीके में, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक जो होती हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और वो प्रेजेंट होती है। और जो प्रोकैरियोटिक होती है, इसमें मेंशन है या नहीं वो पता नहीं है, बट मैं आपको बता दूं इसके सारे 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आप इसको यहाँ मैं साइड में लिख दे रही हूँ, उसको नोट कर लो प्लीज़। तो इधर मैं पी मतलब प्रोकैरियोटिक है और इधर ई लिख दे रही है, यानी यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में तो आपको पता चल गया कि ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ आप मेम्ब्रेन लिख के एब्सेंट लिख देना और यहाँ प्रेजेंट। फिर यहाँ आप लिख देना कि क्रोमोजोन्स, जो इसके अंदर क्रोमोजोन होते हैं वो सिंगल्स होते हैं। और इसके अंदर लिख देना कि मैनी देन 1 क्रोमोजोन, ठीक है। आप सुन लीजिए कि प्रोकैरियोटिक में आप क्या लिखोगे, प्रोकैरियोटिक में तो आप लिखोगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और सिंगल क्रोमोजोन होती हैं। और यूकैरियोटिक में आप क्या लिखोगे, यूकैरियोटिक में लिखोगे कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोजोन जो होते हैं वो मोर देन 1 क्रोमोजोन्स, ठीक है। और बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। फिर आता है हमारा इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्मा आपका वो कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट जो होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है आपके इसमें कि दिस रीजन टेक अप द यहाँ से इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा फ्लूइड कंटेंट, जो फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो साइटोप्लाज्मा होता है। और ये एक सेल ऑर्गेनेली है हमारा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। और ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेली परफॉर्म सैक्टिफाई फंक्शन ऑफ द, सभी जो होते हैं हमारे ऑर्गेनेली उन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनेली आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक beside the absence of a definite nuclear region, the membrane bound cell organelles are absent। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है उनके पास जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के जो बाउंड्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हम सभी को पता है इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एज अ वेल इनक्लोज्ड इज द ऑर्गेनेली, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्मा होते हैं ये क्या करते हैं, अंदर के जो कंटेंट होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो इसको क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और जो साइटोप्लाज्मा होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, नहीं साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोज, ठीक है। इतना ही बताया जा रहा है। और आगे है इसमें आपका एक क्वेश्चंस है। और यहाँ देखो जो आपका प्रोकैरियोटिक है उसका साइज़ कितना होता है, जनरली उसका साइज़ तो 1-10 होता है। और इसमें आपको 5-100 दे रखा है। न्यूक्लियर रीजन्स उसके बाद आप लिख दोगे इस
Only defined to absence of a nuclear membrane that is now as a nucleotide. ठीक है, और इसमें क्रोमोजोम सिंगल होते हैं तो उसमें मोर देन क्रोमोजोम्स होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होते हैं, यानी किसी भी सेल्स में हम कह सकते हैं जो भी इनके अंदर सेल ऑर्गेनेली होता है उन सभी में मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होती है और इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब आती है आपकी सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली में हम पढ़ने वाले हैं कि ईच सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। ये जो आपका सेल ऑर्गेनेली है ये हम पार्ट इसके 5th में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको वीडियो ज़्यादा लेंदी चाहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो नहीं तो मैं वीडियो लेंदी कर सकती हूँ, बट मैं शॉर्ट कर रही हूँ ताकि बच्चे इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सके, हर एक लाइन वाइज लाइन को पैराग्राफ से। तो हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। बस हमारे अब 3 टॉपिक्स रह रहे हैं तो उसको भी हम कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो फिर उसके बाद आपका यहाँ पार्ट लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।